नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे उस लत की जिसकी वजह से समाज पर काफ़ी बुरे असरात पड़े हैं, और इस नशे की लत ने हमारे नौजवानों को बहुत मुतासिर किया है। रिसर्च के मुताबिक देश में तकरीबन 5 करोड़ लोग नशा कर रहे हैं। इसको किस तरह से रोका जाए, इसके लिए हुकूमत भी काफ़ी संजीदा है, जो NGOs हैं वो भी काम कर रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इससे मुताल्लिक़ कानून पर भी बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह से ये लत, नशे की ये लत और इस बीमारी को छुड़ाया जा सकता है, निजात दिलाई जा सकती है। हमारे साथ आज इस मौजू पर बात करने के लिए 2 ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार साहब और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं मारूफ वकील गौरव वर्मा जी। आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जब हम बात करते हैं नशे की और नशे की लत की, जो एक वाकई एक बड़ी बीमारी के तौर पर सामने आई है, तो हम इस आर्टिकल की भी बात करते हैं जो 1985 में जो कानून आया, NDPS एक्ट। इसके अंदर एक बड़ा ही अहम इसका जो एक मरहला है 64। तो मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन को ये ज़रूर बताएं कि इस 64 में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जितने भी इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जी, तो देखिए, जहाँ पे अब जब हम बात करते हैं एक ड्रग अब्यूज़ की या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग की, और उसमें हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि किसका कितना रोल रहता है, तो एक होता है जो सबसे छोटे या स्टेज 1 या फिर सबसे कम जिसका रोल होता है, वो होता है सिंगल टाइम यूज़र, या किसी ने जिसने कि बहुत छोटे अमाउंट में किसी ने कंज्यूम किया हो, तो वो युवक हो गए या जिसने पहली बार इस्तेमाल किया हो उसको। अब बात ये आती है, जो पूरा चर्चा रहती है हमेशा, वो ये रहती है कि ये रिफॉर्मेटिव होनी चाहिए अप्रोच, या ये रहनी चाहिए कि उनको सज़ा दी जाए ताकि दूसरों के ऊपर उसका प्रभाव पड़े, कि अगर मैं इतना छोटा से भी कोई गलती करूंगा, अगर मैं एक बार भी लूंगा और अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो उसकी सज़ा है, तो वो डर पैदा करो या फिर उसको रिफॉर्म करो। तो जो 64A जो एक्ट में जो एक प्रोविज़न है, उसमें यह है कि अगर कोई अपराधी या जो भी गिरफ्तार हुआ है कंजम्पशन के चार्ज में, अगर वो अपने आप को वॉलंटरीली खुद से ऑफ़र करता है कि मैं ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहता हूँ जी, तो उस केस में भले ही बाकी लोग और भी गिरफ्तार हुए हों, उनका अलग कोई रोल रहा हो, उनके अगेंस्ट केस चले तो चले, लेकिन अगर ऐसा कोई इंसान है जो ये बोलता है कि मैं ट्रीटमेंट के लिए तैयार हूँ और मैं करवाना चाहता हूँ, तो उस केस में उसके अगेंस्ट केस भी नहीं चलेगा और उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। लेकिन अब सब मुद्दा कहाँ पे आता है? आप एक तरफ बात कर रहे हैं रिफॉर्मेटिव अप्रोच की जी, कि जुडिशरी को देखना चाहिए, कोर्ट में जब जा रहा है तो उनको रिफॉर्मेटिव, उनको जेल में नहीं डालना चाहिए। आप ये समझिए, जिस दिन अगर एक सिंगल टाइम यूज़र भी जब अरेस्ट होता है, उसका वकील आके पहले दिन ये बोलता है कि इसको माफ़ कर दीजिए, वो कभी नहीं बोलता। वो आखिरी दम तक इसी बात पे लड़ता है कि मैं तो वहाँ था नहीं, मेरे पास से कुछ मिला नहीं, इन्होंने ये परमिशन नहीं ली, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो जब आपकी जंग ही लॉ इन्फोर्समेंट के साथ है, आपकी जंग ही कानून के साथ है कि नहीं, कानून मेरे पे किस तरह से अप्लाई नहीं करता, तो फिर आप रिफॉर्मेटिव अप्रोच लेने कहाँ दे रहे हैं कोर्ट को? डॉक्टर राजेश सर, एक मामला होता है कि कोर्ट में चला गया, वहाँ कोर्ट की जिम्मेदारी आ गई, और अब अगर हम आ जाते हैं इसके बड़े लेवल पर, तो एक मुल्क की क्या जिम्मेदारी है कंट्री के तौर पर इन तमाम लोगों को, जिस तरीके से डाटा सामने आया है 5 करोड़ लोग नशा कर रहे हैं, तो अब एक कंट्री के तौर पर क्या कुछ ज़रूरी है कि जो किया जा सकता है? 5 करोड़ ले रहे हैं 130 करोड़ से, 125 करोड़ तो अभी भी बचे हुए हैं। तो एज अ कंट्री हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो 125 करोड़ या जो भी नंबर होगा, उनको कैसे हम बचा के रखें। प्रायोरिटी 1, जिसको हम लोग कहते हैं अर्ली प्रिवेंशन। अर्ली प्रिवेंशन का मतलब है कि मैं नशा नहीं लिया हूं और ना मैं लूंगा, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा प्लेस है वो है फैमिली एंड स्कूल। माँ बाप अपने बच्चों से बात करें, अपने बच्चों को बताएं सही क्या है, गलत क्या है, दोस्त कौन है, दोस्त कौन नहीं है। सिमिलर प्रोग्राम स्कूल को करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही दो है ना,
बच्चा जैसे ही वो 5 साल का होता है या 5 साल के पहले वो स्कूल में आ जाता है, बट कुछ जरूरी नहीं है स्कूल में उसको ड्रग के बारे में बताएं। वही जो माँ बाप बता रहे हैं वही स्कूल भी बताएं जी। क्योंकि इस मतलब जो जिसको हम लोग लाइफ स्किल्स बोलते हैं वो इस लाइफ स्किल्स स्कूल को देने की ज़रूरत है। सो पहली प्रायोरिटी एज अ कंट्री जो आपने पूछा कि नशा नहीं जो लोग ले रहे हैं वो नशा नहीं लें, उनको बचाना है, उनको बचाना पहली प्रायोरिटी। और ये आसान है, मुश्किल नहीं है। दूसरी प्रायोरिटी, जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया क्या हम उनको प्रताड़ित करेंगे, पनिश करेंगे, या वापस हम उनको उसी वो जो ग्रीन जोन है जिसमें 125 करोड़ लोग हैं, ठीक ठाक हैं और नहीं करते हैं नशा, उसमें हम उनको लेकर आएंगे। और उनका भी नंबर बहुत बड़ा है। अब जैसे आप ये लेकर आते हैं तो क्या होता है, फिर जो टोटल ड्रग बर्डन है वो घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि एक जो ड्रग लेने वाला व्यक्ति है, स्पेशली जो इलीगल ड्रग्स है, उसके पास बहुत दिनों तक पैसा नहीं रह जाता है। वो थोड़े समय के बाद फिर चोरी करता है, झूठ बोलता है, कर्ज लेता है और धीरे धीरे वो टोपी पहनाना शुरू करता है। टोपी किसको पहनाता है? उन यंग बच्चों को जो नशा नहीं कर रहा है उसको 1-2 बार फ्री में करवाएगा, 10 बार फ्री में करवाएगा, उसके बाद बोलेगा तुम पैसा लेकर आओ। तो अगर आपने ये चेन तोड़ना है तो 2 काम, जो लोग अभी जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको वापस आप लेकर आइए, और जिन्होंने लेना शुरू किया और वो डिपेंडेंट है जी, उनको आप ट्रीटमेंट में लेकर आइए। जैसे आप उनको ट्रीटमेंट में लेकर आते हैं ये चेन टूटना शुरू होता है, और बहुत सारे मुल्कों ने किया है। क्या और सर इसका स्केल बनाने की जरूरत है जहां आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, Yes. या अभी जो मॉडल है ट्रीटमेंट के वो इनफ है? नहीं, इसको एकदम बढ़ाने की ज़रूरत है। और ट्रीटमेंट, भारत सरकार, मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस ने बहुत अच्छा काम किया है इसके ऊपर। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने नया ट्रीटमेंट सेंटर शुरू किया। लगभग 500 ट्रीटमेंट सेंटर पूरे देश में चल रहा है, मगर इस ट्रीटमेंट सेंटर के बारे में जानकारी लोगों को कम है, नंबर 1। नंबर 2, फैमिली कंफर्टेबल नहीं है अपने बच्चों को वहाँ ले जाने के लिए। तीसरी बड़ी समस्या है कि बहुत सारे ऐसे जो ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं जो सरकारी सपोर्ट से नहीं चल रहा है, मगर उन ट्रीटमेंट सेंटर में मारपीट होता है कि एक ड्रग यूज़र को आप ले गए, वहाँ पे आपने उसको बंद कर दिया, क्योंकि वो घरों में भी उसने परेशानियां पैदा की हुई थी, इसलिए वो सेंटर में भी कर रहा है। तो सेंटर में ले गया, तो सेंटर में अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा है, सेंटर में उसके साथ मारपीट हो रहा है, तो वो घर वाले भी कहते कि नहीं जो हो रहा हो उसके साथ ठीक ही हो रहा होगा। तो अब आप सोचिए कि ये व्यक्ति जो वहाँ सुधार के लिए गया था, जो इलाज के लिए गया था, अब वहाँ उसका इलाज नहीं हो रहा है। तो जिस दिन वो उस ट्रीटमेंट सेंटर से बाहर निकलेगा वो बाजार में जाके बोलेगा, बाजार मीन्स, और अपने दोस्तों को बोलेगा साहब ये ट्रीटमेंट सेंटर में कभी मत जाना, जब तक नशा लेना है लेते रहो, क्योंकि वहाँ जाओगे तो बहुत मारेंगे, बहुत पीटेंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे। ट्रीटमेंट सेंटर राइट बेस्ड होना चाहिए, सारे के सारे जो कानूनी जो दायरा है उसके अंदर होना चाहिए। आप देखिए बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये तमाम चीज़ें जो गलत हैं वो दूर होनी चाहिए। गौरव जी, आपने फरमाया कि जो इंसान ठीक होना चाहता है कि जी मैं इलाज चाहता हूँ, उसके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा। लेकिन अब हम दूसरे एंगल पर आ जाते हैं कि जो सप्लायर हैं, जो बच्चों तक या बड़ों तक इस चीज़ को पहुँचा रहे हैं, जिस वक्त वो पहुँच जाते हैं तो उनके लिए क्या कुछ सज़ाएँ हैं इस एक्ट के तहत? जी, जैसे मैंने बहुत शुरुआत में एक बात बोली थी कि इसमें सिर्फ एक कंज्यूमर ही नहीं बल्कि हर वो इंसान जो किसी को बेच रहा हो, खरीद रहा हो, कहीं पे अपने घर में, गोडाउन में, दुकान पे, गाड़ी में, कहीं पर भी उसको स्टॉक कर रहा हो वो, और कोई इसको एक्सपोर्ट कर रहा हो, इंपोर्ट कर रहा हो, इनफैक्ट यहाँ तक कि कोई भी इंसान बाहर रह के भी, देश से बाहर रह के भी, और देश के बाहर ही अगर सप्लाई कर रहा हो और लेकिन अगर हो वो भारतीय, तो उस केस में भी उसके अगेंस्ट यहाँ पे केस चल सकता है। और दूसरा, जैसे मैंने बोला कि इसमें 2 क्वांटिटीज़ होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक होता है स्मॉल क्वांटिटी जो बहुत 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसा एक शेड्यूल है जिसमें बहुत सारी मेंशन है कितना कंपोजिशन होना चाहिए और कितनी इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। एक वो स्मॉल क्वांटिटी है और दूसरा होता है कमर्शियल क्वांटिटी। तो इन कमर्शियल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट कितना था और आप कितने इसमें घुसे हुए हैं इस व्यापार में। तो इसीलिए जहाँ पे 1 साल से लेके 10 साल 20 साल इतनी सज़ा है, अपार्ट फ्रॉम जो फ़ाइन उनको देना पड़े वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट अगर जो बात कहें कि 1 साल से लेके 20 साल तक की सज़ा ऐसे लोगों को दी जा सकती है।
बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये एक बड़ा अहम पहलू इसलिए भी है क्योंकि अगर लोगों को पता लगता है कि हमारे पर्टिकुलर एरिया में कोई इस तरह से सप्लाई कर रहा है तो उसको सज़ा तक पहुंचाया जाए, ये बहुत ज़रूरी हो जाती है और ये जिम्मेदारी आ जाती है समाज की। मैं समाज के पहलू पर फिर आता हूँ एक बार राजेश सर के पास कि जब हम समाज की बात करते हैं, एक तरफ तो एक हुकूमत का पहलू हो गया, समाज में हम देखते हैं कि जब हम रोड पर जा रहे होते हैं तो कहीं कोई फ्लाईओवर के नीचे या कहीं पर भी कोई है, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, वो नशा ले रहा है। उस सिचुएशन में जब आप ड्राइव करते हुए देख रहे हैं, लाल बत्ती पर खड़े हुए हैं, तब आप देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उनके लिए हम क्या करें? एक मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस ने एक टोल फ्री नंबर दिया है 1800-11-0031, उस पर कॉल किया जा सकता है, उससे मदद ली जा सकती है। आपने एक शब्द यूज़ किया था कि बच्चों को जो नशा दे रहा उसके लिए क्या है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सेक्शन 77 एंड 78 ये दो ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे 7 साल के सज़ा का प्रावधान है कि अगर कोई बच्चे को नशा देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे शहरों में बहुत सारे बच्चे रुमाल में कुछ डाल के सूंघते हैं और वो उसको हम लोग कहते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट्स, मतलब एक तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई लेता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेने के बाद उसके ना पूरा जो मेमोरी है, जो उसका नर्वस सिस्टम है, उस पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है और वो बच्चा वर्चुअली वेजिटेबल बन जाता है। तो दिल्ली ने बड़ा अच्छा काम किया है और यहाँ पे ऑनरेबल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक बड़ा अच्छा जजमेंट पास किया था कि जो बच्चों को इस तरह का भी कोई ऐसा दे रहा है सूंघने वाला, उसको भी सेक्शन 77-78 के अंदर उसको लाया गया और उनको पनिशमेंट भी मिला। उसके खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट में गए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनके जजमेंट को एक्सेप्ट किया और सस्टेन किया कि हाँ, अगर किसी बच्चे को आप कोई सूंघने वाला भी पदार्थ देते हैं तो आप, चूंकि जनरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट एनडीपीएस एक्ट में भी नहीं आ सकता और किसी एक्ट में नहीं आ सकता, चूंकि वो फ्रीली अवेलेबल है, लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मगर बच्चों के मामले में इन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रोविज़न दिया है। और चूँकि ये एक तरह से उन गरीब बच्चों के लिए गेटवे ड्रग है, जैसे पहले कहा जाता था सिगरेट या बीड़ी, ये गेटवे ड्रग था हार्डर ड्रग्स के लिए। सिमिलरली अब ये जो सूंघने वाला जो नशा है वो गेटवे ड्रग हो गया था बच्चों के लिए। तो आपका सवाल था कि जो अगर हमें कहीं मिल गया हम उसका क्या कर सकते हैं, चूँकि ये आपका ऑल इंडिया प्रोग्राम है, तो ऑल इंडिया प्रोग्राम के लिए मैं आपको ये फिर से कहूँगा कि इस हेल्पलाइन पे संपर्क करें। उस इलाके में जो नियरेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर से उसका उनको पता मिल जाएगा और उस ट्रीटमेंट सेंटर से बात की जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोगों के साथ शायद जो व्यक्ति जो ट्रैफिक लाइट पे है और उसको कोई ड्रग यूज़र मिल गया, शायद बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं होगा, बट एटलीस्ट पुलिस को तो 100 को फ़ोन करके बताया जा सकता है कि साहब आप इसको ट्रीटमेंट सेंटर्स में अगर आप शिफ्ट करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत बार पुलिस वाले उसको एस्कॉर्ट भी करते हैं, ले भी जाते हैं ट्रीटमेंट सेंटर में। अगर हम डेटा की बात करें तो उसमें अब महिलाएं और लड़कियों की क्या तादाद सामने आई है? नंबर है और नंबर अच्छा खासा है, मगर जब आप मेल के प्रोपोर्शन में देखिए तो नंबर बहुत थोड़ा है। मैं अच्छा खासा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 1 लाख है फॉर एग्जांपल, तो 1 लाख महिलाएं अगर नशा ले रही हैं तो ये बड़ी समस्या है। क्यों बड़ी समस्या है? क्योंकि माँ बाप उसको इलाज के लिए नहीं निकाल के लाएंगे, पति उसको इलाज के लिए नहीं लेके जाएगा। अगर इलाज ले जाने के लिए तैयार भी है तो कोई ट्रीटमेंट सेंटर इस देश में अवेलेबल नहीं है। बहुत 4 या 5 टोटल ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं इस देश में जहाँ पे महिलाओं के इलाज की व्यवस्था है। और क्या कुछ ऐसा लगता है कि अब एड ऑन होना बहुत ज़रूरी है ताकि इस कानून का मिसयूज़ भी ना हो और हम अपने उस टारगेट को भी अचीव कर सकें जो हमारा एक मकसद था कि इसकी ट्रैफिकिंग को रोकना? आपका क्योंकि एक नियम है, कानून है, एक तरीका है, आपने उसमें कोई ऐसा कोई चेंजेस नहीं लेके आए कि जैसे ही बरामदगी होगी उसके 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी तक हम सिर्फ उसको एक वजन के तौर पर उसको हम पकड़ रहे हैं। जी हाँ, आप सिर्फ वजन के उस पर तौल रहे हैं। तो एटलीस्ट चाहे उसका बेल हो गया या उसके अगेंस्ट चार्जेस क्या लगने हैं और वो मेंटली कितना परेशान है, आप समझिए। जब तक उसको पता ही नहीं है कि वो मतलब कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा, हाँ, और वो अपराधी बन गया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने कैटेगराइजेशन ही अपार्ट फ्रॉम रोल, आपने कैटेगराइजेशन ही क्वांटिटी के बेसिस पे किया, तो वो क्वांटिटी का जो रिपोर्ट है वो आपकी इन अ टाइम बाउंड मैनर होनी चाहिए और इसके बारे में एक्ट में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है।
यानी इसको अब लाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर ये फाइंड आउट कर सकें कि असल में वो जो भी क्वांटिटी थी उसके अंदर वो मात्रा कितनी थी जिसके ऊपर उसको सज़ा दी जाएगी। जी हाँ। ये बहुत अहम रोल हो जाता है। राजेश जी, जैसे आपने एक बात कही, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ये जो बात सामने आई है कि महिलाएं और लड़कियां कि ये जो नशे की, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपका एक बड़ा आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपके सेंटर्स वगैरह में विजिट है, कि कहाँ से स्टार्ट होती है ये लड़कियों की और महिलाओं की नशे की दहलीज, कहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत? जनरली लड़कियों के साथ तो उनके जो बॉयफ्रेंड हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं, एक बार ले लो, कुछ नहीं होगा, मज़ा आएगा। और जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का मतलब है जो आम केमिस्ट के दुकानों पे जो दवाइयाँ मिल जाती हैं, जनरली बहुत डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो उन्होंने दवा लेना शुरू किया और वो दवा लेते लेते अब उस पर डिपेंडेंट हो गई और उनको पता भी नहीं चला कि कब वो डिपेंडेंट हो गई। हो सकता है किसी बार कभी साइकेट्रिस्ट के पास गई थी, उन्होंने साइकेट्रिस्ट ने 2-4 दवाएं लिखी, उसमें से 2 दवा उसको लगता है कि ये मेरे काम का है तो मैं यूज़ करती हूँ, और वो फिर उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। तो ये बच्चों की जो लड़कियां हैं उनके लिए अलग रूट है और जो एडल्ट है उनके लिए रूट अलग है। जहाँ हम किसी भी कानून की बात करते हैं, जहाँ वहाँ पर हमारी कोशिश ये भी होती है कि उसके जो मिसयूज़ हैं उनको रोका जा सके। कई बार ऐसे भी केसेस सामने आते हैं कि जैसे कि कोई चाहता है कि मैं उसको फंसा दूं, तो ऐसे केसेस में एक जो फंसने वाला कोई भी शख्स है जिसको नाजायज़ तरीके से फंसा दिया गया है या नाजायज़ तरीके से फंस गया है, उसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ हैं, उसको क्या करना चाहिए सबसे पहली फुर्सत में? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर किसी केस में बरी हो जाते हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप उसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकते हो कि मुझे कॉम्पनसेट किया जाए, ये गलत मैं हुआ। लेकिन हाँ, जहाँ पे ये किसी भी कारणवश ये पता चलता है कि आपको टारगेट किया गया या जो बेसिस था वो पूरा गलत था, किन्हीं और कारणों की वजह से, जिसको अल्टीरियर मोटिव बोल सकते हैं या मोटिवेटेड बोल सकते हैं, उस वजह से अगर कोई एक्शन आपके अगेंस्ट लिया गया हो, उस केस में कंप्लेंट के बेसिस पे डेफिनेटली जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट भी क्रिमिनल केस चल सकता है और उनके अगेंस्ट भी पनिशमेंट हो सकता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। और एक जो बड़ा अहम सवाल है इस वक्त मैं वो राजेश जी से पूछने के लिए जा रहा हूँ, और वो सवाल आप सब जितने भी लोग देख रहे हैं वो सबसे ताल्लुक़ रखता है। वो ये कि जब भी हमारे समाज में या हमारे आस पड़ोस में या घर में कहीं भी कोई ऐसा शख्स नज़र आ जाता है तो हम उसे एक टैग दे देते हैं, उसके ऊपर एक स्टिग्मा लगा देते हैं, और उस स्टिग्मा से उसके ठीक होने में कितनी रुकावटें आती हैं, कितनी परेशानियां आती हैं, ये मैं राजेश जी से जानना चाहूँगा। उस स्टिग्मा ने कितना नुकसान पहुँचाया है ठीक होने में? बहुत ज़्यादा। देखिए, प्रायः घरों में जब बच्चे नशा लेना शुरू करते हैं, एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, सबसे पहले माँ को पता चलता है, मगर माँ अपने हस्बैंड से छिपाती है। क्यों छिपाती है? स्टिग्मा। रिश्तेदारों को पता चलेगा तो मेरा क्या होगा, हमारे परिवार को क्या होगा। तो ये जो स्टिग्मा है वो बहुत ख़तरनाक है और सिंपल समझने की ज़रूरत है। यह व्यक्ति बीमार है और बीमार का इलाज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और जो एक अनफॉर्चुनेटली जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ है उस पर भी बहुत ज़्यादा स्टिग्मा लगा हुआ है। तो अगर वैसा स्टिग्मा को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम को और एडिक्शन के प्रॉब्लम को हम लोग नहीं एड्रेस कर पाएंगे, और जब एड्रेस नहीं करेंगे तो ये बढ़ता है उसकी डिपेंडेंसी। और एक और मैं बात कहता हूँ, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है ऑफ कोर्स मतलब घर में अशांति है, परेशानी है, वायलेंस है, मगर उस घर का परिवार का जो आमदनी है वो गायब हो जाता है। गरीबी के हालत में वो हर दिन नए ढंग से पुश किया जा रहा है। एक हस्बैंड है जो दारू पीने लग गया, अब 3,000-4,000 अगर वो दारू में लगा रहा है तो ये पैसा कहाँ से जा रहा है? उसका इनकम तो बढ़ा नहीं, इनकम घटेगा क्योंकि वो नागा करेगा, काम करने नहीं जाएगा। तो जब इनकम घटेगा तो घर में वायलेंस बढ़ेगा, क्योंकि बीबी मना करेगी कि साहब अब ये तो जो पैसा था मेरे बच्चे की फीस के लिए था, ये जो पैसा था मेरी बेटी के लिए कपड़े के लिए था, तो वायलेंस बढ़ेगा। अब वो ये जो वायलेंस है उसका इम्पैक्ट फिर घर में बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो वायलेंस शुरू हो गया घर के अंदर, गरीबी शुरू हो गई,
और आसपास जो जो आपके नाते रिश्तेदार हैं उससे आप एलुफ होते चले गए। तो स्टिग्मा एक बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा कर्स है इस पूरे ट्रीटमेंट प्रोग्राम के लिए। तो हम लोग बार बार कहते हैं कि साहब जो सप्लाई से रिलेटेड, जैसे गौरव जी जिन मुद्दों पे कह रहे हैं, आप जिसको भी बंद करना है, जैसे बंद करना बंद कीजिए, हमें कोई इशू नहीं है, मगर यूज़र को एज अ पेशेंट एक उसको मरीज के समान ट्रीट कीजिए और उसको इलाज करवाइए और रिहेबिलिटेट करवाइए। समय लगता है बट इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल। अब एक सवाल और यहाँ बनता है आपसे पूछने का कि आप जिन सेंटर्स में जाते हैं वहाँ किस तरह से इनका इलाज किया जाता है? बहुत ही छोटे, क्योंकि एक डर पैदा हो गया सुनने के बाद, लोगों को ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके जब बच्चे या उनका भी परिवार का कोई सदस्य जाएगा तो उसके साथ कहीं मार पिटाई तो नहीं होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो स्टेप्स पता लगें कि किस तरह से नशे की लत छुड़ाई जाती है सेंटर्स में। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं विड्रॉल का कॉन्सेप्ट। जैसे आपको चाय पीने की तलब लगती है, तो तलब का क्या मतलब है? वो दिमाग में कहीं ना कहीं वो एक घंटी बजता है कि अब ये चाय पीने का समय हो गया, और अगर नहीं मिलता है तो आदमी झुंझलाता है, परेशान होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। इसको विड्रॉल कहा जाता है। तो धीरे धीरे जब विड्रॉल सीवियर होता चला जाता है तो वो मुश्किल होता है। तो किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर पे जनरली 3 या 4 फेज़ का इलाज होता है। पहला फेज़ होता है जिसमें हम उसको मोटिवेट करके ट्रीटमेंट में लेकर आते हैं, दैट्स फर्स्ट फेज़। सेकंड फेज़ है जिसको हम लोग कहते हैं विड्रॉल मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, कि अब उसको जो परेशानी हो रही है, जैसे नींद नहीं आ रहा है, उल्टी हो रही है, मुश्किल से वो अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं विड्रॉल मैनेजमेंट, जो डॉक्टरी इलाज के आधार पर किया जाता है। कुछ लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि साहब उसको एक बार सफ़र करने दो, परेशान होने दो, तभी तो पता चलेगा कि साहब ये लेना कितना ख़राब था। वो गलत है, वो साइंटिफिकली और एविडेंस के कारण वो गलत है। तो उसका इलाज हो गया, दैट इज सेकंड फेज़। तीसरा फेज़ जिसको हम लोग कहते हैं रिहैबिलिटेशन का फेज़। रिहैबिलिटेशन का फेज़ का मतलब है कि उसने 6 महीना, साल भर, 10 साल, 15 साल, 20 साल नशा किया। अब वो 20 साल के बाद अगर आपको लगे कि वो वापस वैसे भक्त प्रहलाद बन जाएगा, नहीं होता है। उसको आपको समय देना पड़ता है, और उस समय देने के लिए हम उसको 2 महीना, 3 महीना जो हमारे ट्रीटमेंट प्रोग्राम में होता है, हम उसको बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, रिलेशनशिप क्या है। वापस अगर आप काम करने जाओगे या स्कूल में वापस जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं क्या होंगी, माँ बाप की आपकी अपेक्षाएं क्या होंगी। फिर माँ बाप को भी हम लोग या उनके हस्बैंड या जो भी स्पाउस है उनको हम ट्रीटमेंट में काउंसलिंग करते हैं, ग्रुप करते हैं। सो दैट इज़ थर्ड फेज़। फोर्थ फेज़ है जिसको हम लोग कहते हैं फेज़ ऑफ रिकवरी, कि उसमें हम लोग उनको एक मेंटर दे देते हैं कि कभी अगर दिमाग में थॉट है कि फिर से नशा करना है तो आप इसको कॉल करो, या उस एक मीटिंग है जिसको कहते हैं नार्कोटिक एनोनिमस एंड अल्कोहलिक एनोनिमस। इन 2 एनोनिमस मीटिंग्स में हम उनको कहते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप वहाँ जाइए, और वहाँ पे वैसे ही सारे लोग होते हैं जो रिकवरी में आ गए हैं। अब वो अपना शेयरिंग करते हैं कि साहब मुझे भी ये परेशानी हो रही थी, मैंने ये किया, तुम ये करके देखो, शायद तुमको इसमें फ़ायदा होगा, ताकि वो एक दूसरे की बात सुन करके कहीं ना कहीं उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो कि नहीं, ये हम भी छोड़ सकते हैं जब इसको छोड़ा है तो। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है इस तरह से। तो ये कुछ स्टेप्स है जो जानने ज़रूरी थे कि किस तरह से आपकी कोशिश रहती है कि ताकि नशा छुड़ाया जा सके। अब मैं अपनी प्रोग्राम के आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहा हूँ, जहाँ हमने कानून की बात की, जहाँ हमने हुकूमत और सोसाइटी की बात की, वहाँ एक एजुकेशन के पर्पज़ से भी मैं बात करना चाहूँगा गौरव सर आपसे, कि अब इसके लिए हमें एजुकेशन, लोगों को कितना एजुकेट और जागरूक करने की हमारी कितनी ज़रूरत है इस वक्त? नहीं, जैसे डॉक्टर राजेश ने मेंशन किया कि इसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आज की डेट में जागरूक करने की ही है। कानून आपका बना हुआ है, कानून में प्रावधान भी दिए हुए हैं आपकी सुरक्षा के लिए, और ये भी देखने के लिए कि आपका जितना भी इन्वॉल्वमेंट रहा है उसके हिसाब से क्या हो सकता है। आपको हर तरह से प्रोटेक्ट तो किया ही हुआ है, जो गलत है उसको सज़ा देने का काम ही कानून का है, वो कर भी रहा है। जहाँ पे रेगुलेट करना है वहाँ पे रेगुलेट भी कर रहा है। कल्टीवेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लाइसेंसेज हो गए, ये सब देना। बट जैसा अभी अब हम लोगों ने बात की कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले जागरूकता लाएं चीज़ों के बारे में, और जब तक अगर वो नहीं आएगा तब तक हम किसी भी टाइप की जो रिफॉर्मेटिव अप्रोच है गवर्नमेंट की, वो शायद तब तक पूरी नहीं हो पाएगी जब तक आप उसकी शुरुआत जागरूकता से नहीं करेंगे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो जागरूकता जो है वो बहुत ज़रूरी है। जागरूकता के साथ साथ मैं 2-3 स्टेप्स में जानना चाहूँगा राजेश जी, जो इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं। कि एक तो आपने स्कूलिंग की बात की कि वहाँ बहुत ज़रूरी हो गई कि स्कूल में हम बच्चों को बताएं। उसके अलावा 2-3 चीज़ें ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो हुकूमत से लेकर के समाज तक और घर तक बहुत ज़रूरी हैं।
सबसे पहला, घर में एक खाना पूरा परिवार एक साथ खाए। ब्रेकफास्ट में मुश्किल है, बच्चे जल्दी स्कूल चले जाते हैं, लंच में अधिकतर लोग कहाँ पे रहते हैं, तो एक खाना साथ में खाएं, पहली बात। दूसरा, अपने बच्चों के दोस्तों के बारे में जानकारी रखें, वो दोस्त कौन है, उनको भी घर पे बुलाएं, बच्चे के साथ समझे। हाँ, और अगर लगे कि नहीं ये मेरे बच्चे का ये जो दोस्त है वो ठीक नहीं है, तो उनके माँ बाप से एक बार बात करें। तो ये सेकंड है। तीसरा, अगर समाज के तौर पे अगर मुझे लगता है कि मेरे अपने व्यवसाय में 2-4 ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, तो उनसे बात करने की ज़रूरत है 1 to 1, और उसको प्रताड़ित नहीं कीजिए, पब्लिकली ह्यूमिलेट नहीं कीजिए। जब आप पब्लिकली ह्यूमिलेट करेंगे तो वो स्टैंड लेगा। उससे 1 to 1 बात कीजिए, उसको ऑप्शन दीजिए कि आपको अपने से अगर छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छा, अगर आपको ज़रूरत है किसी काउंसलर की तो हम आपकी वो मदद कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है इलाज की तो वो इलाज करवाएं। और सरकार के लेवल पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सप्लाई रिडक्शन है उस पर काम करे, मगर डिमांड रिडक्शन पे हर स्कूल में, हर कॉलेज में इसके ऊपर प्रोग्राम होना चाहिए। और मैं अवेयरनेस के बाद वाली बात करता हूँ, जागरूकता के बाद वाली, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन जी। और प्रिवेंशन के लिए स्किल चाहिए, और वो स्किल तब तक नहीं आएगा जब तक टीचर्स ट्रेन नहीं होंगे, टीचर सेंसिटाइज नहीं होंगे। उन स्कूल्स में काउंसलर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सारे स्कूलों में काउंसलर्स है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पहला, परिवार में एक खाना जरूर साथ में खाएं। वो हमारी सभ्यता भी है, हमारी संस्कृति भी है। दूसरा, अपने बच्चों के दोस्त के बारे में जानकारी रखें। तीसरा, जो समाज में जो स्टिग्मा लगा रहे हैं, उसे स्टिग्मा को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रोग्राम होना चाहिए, और उस प्रोग्राम में ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे बच्चे नशा नहीं लेते हैं, और उसमें उनको गर्व होना चाहिए। एंड इट शुड बी पार्ट ऑफ द फन एंड स्पोर्ट्स। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। यानी कि जो नशा है एक बहुत बुरी और ख़तरनाक लत ही नहीं है, ये एक बीमारी भी है। इसलिए आज के प्रोग्राम में जो कुछ भी बातें हुई, यहाँ पर जो कुछ भी हमने जो भी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, वो ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद रहे होंगे। और आप इनके ज़रिए कोशिश करें ताकि बच्चे और बड़े दोनों नशे की तरफ ना जा पाएँ, क्योंकि वो सिर्फ परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। तो उम्मीद है हमारी आज की इस बातचीत से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा, कुछ ना कुछ मालूमात आप तक पहुंची होगी। हम अपने मेहमानों के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इस ख़ास मौजू के ऊपर अपने तजुर्बे से, अपनी एजुकेशन से बहुत अच्छी रोशनी डाली। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आज की इस पेशकश में इतना ही। खुदा हाफिज़।